अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जिदुन। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले चंक में आप बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उस एस्पेक्ट के हवाले से। रुपए की बेकदरी ने इस वक्त महंगाई के तूफान को मजीद धक्का लगा दिया और महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। डॉलर का रेट बहुत ऊपर गया। अब डॉलर के रेट के बाद ये महंगाई कितनी और मजीद बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे महंगाई की शरह अगर उसकी बात करें तो पिछले 28 माह की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, जो कि 13.76% तक पहुंच चुकी है। कुकिंग ऑयल की बात की जाए, घी की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, आगे आने वाले दिनों की अगर बात की जाए बिजली गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा, तो इस बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। और जो माली साल के पहले 11 माह के टैक्स रेवेन्यू में 28.4% इजाफा हुआ है, ये कितना खुशाइंद होगा। और उसके साथ नाज़रीन इस वक्त चूंकि IMF के साथ हमारे कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे कि अगर मजीद शराइत आ गई या कुछ शराइत तो पाकिस्तान मान रहा है, लेकिन अगर कुछ और मजीद शराइत आई तो फिर ये महंगाई का कितना बोझ आवाम पर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे, इमरान खान साहब ने 6 दिन की डेडलाइन दी थी, वो तो ख़त्म होने को है, लेकिन दोबारा कोई ऐलान नहीं आया। उन्होंने कहा था कि 6 दिन बाद अगर उनका मुतालबा ना माना गया वो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी किस्म का ऐलान इमरान खान की तरफ से सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या चाहती है, क्या वो देख रही है, किस प्रोसेस का वेट कर रही है? अगर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है, अगर वो तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा ना उतरा तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? और उसके साथ साथ इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन क्यों है, वो कब और कैसे खत्म होगी? और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बन रही है। अहम तैनातियों के हवाले से बात की जाए, तकर्रियों के हवाले से बात की जाए, इस्लाहात के हवाले से बात की जाए, तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाह रही है, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो टर्की का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ, उनकी मुलाकात हुई, रजब तैयब एर्दोगान ने उनको वेलकम किया। और ये दौरा जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए, और ये दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है माहिर माशी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। कहिएगा, इस वक्त अगर हम महंगाई की बात करें, ये बहुत पीक पर जा चुकी है, डॉलर का रेट हमने बढ़ता देखा, अब ये चूंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, रुपए की बेकदरी हो रही है, तो ये महंगाई कितना आवाम एक्सपेक्ट करें, ये कितनी पहले बढ़ेगी, कब तक इसको जाके ड्रॉप लगेगा, रुकेगी, या ये अभी हम देखेंगे इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी महंगाई? जी मारिया, आप दुरुस्त कह रही हैं कि रुपया जो है वो डॉलर के सामने बड़ी तेजी से गिर रहा था। लेकिन मई की 26 तारीख को जिस दिन हुकूमत ने ऐलान किया था कि सब्सिडीज रिवर्स हो रही हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, उसके बाद से रुपया जो है इट्स बीन गेनिंग स्ट्रेंथ, वो ताकत पकड़ रहा है डॉलर के सामने। और पहले दिन मुझे याद है मई की 27 तारीख को, एक दिन बाद जब हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो सब्सिडी जो है उसको धीरे धीरे वापस ले रही है, तो 2 रुपए और 40 पैसे रुपया जो है वो स्ट्रांग हुआ था एक ही दिन के अंदर। तो वो जो रुझान था जो रुपए गिरने का, वो थोड़ा सा उसमें रिवर्सल नजर आ रही है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का जो रुझान था गिरने का, उसमें भी थोड़ी सी रिवर्सल नजर आ रही है। लेकिन महंगाई के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो मजीद बढ़ रही है, और वो अब 14% के करीब कहीं पहुंच गई है। देखिए, मेरा तजिया ये है कि मजीद हमने अभी जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है वो मजीद बढ़नी है। आप सोचिए कि आलमी मंडियों में वो कोई 120 $121 का बैरल बिक रहा है, तो पाकिस्तान में आप सोचिए पेट्रोल तो कम अज कम मैं समझता हूँ कि 30 35 40 रुपए मजीद बढ़ना है। और डीजल जो है उसकी आलमी मंडियों में बहुत ही किल्लत हो गई है, और उसकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा और भी बढ़ानी पड़ेगी। और जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो फिर आप सब समझिए कि मईशत के अंदर तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ेगी। तो महंगाई तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेड महंगाई है, बहुत सारी जो है वो बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आलमी मंडियों में जो है वो तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। इसमें तारीखी तौर पे मारी अगर आप देखें तो PMLN की हुकूमत के दौरान जनरली हमने देखा है कि औसतन आमदन जो है पाकिस्तानियों की वो बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। तो हुकूमत, जी हुकूमत मैं नहीं समझता हूँ कि
महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन अगर हमारी कीमत, हमारी औसतन आमदन बढ़ जाती है, तो आप समझिए कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है उस महंगाई के लिए वो शायद बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा फ़ारूक साहब, एक इल्ज़ाम ये भी लगता है मौजूदा हुकूमत पर कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, और जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये तमाम जो किया धरा है मईशत का सत्यानाश गुज़िश्ता हुकूमत ने किया था। आप क्या समझते हैं, क्या ये बहुत अर्ली नहीं है मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि इनसे मईशत चल नहीं रही, या इस मौजूदा हुकूमत ने मईशत को ख़राब किया? देखिए, अभी इनको मेरा ख्याल है 11 अप्रैल को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था वजारत उज़्मा का। तो अब आप सोचिए कि कितने हफ्ते हुए हैं उनको अभी आए हुए। पिछले पिछले 4 सालों की जो माशी पॉलिसीज हैं, इस वक्त जो कुछ आपको बजट के अंदर नजर आ रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी, चाहे वो करंट अकाउंट का खसारा है, चाहे वो बजट का खसारा है, चाहे वो तजारती खसारा है, ये सब साबिका हुकूमत की जो पॉलिसी, उनके नतीजे में ये आपको चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा। देखिए, पाकिस्तान में पीटीआई वाले जो हैं, पीटीआई की हुकूमत जो है, वो 5,500 अरब रुपए का बजटरी खसारा छोड़ के जा रही है, जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा होगा। इसी तरह जो तजारती खसारा है, वो मेरा तखमीना ये है कि वो कहीं 45 अरब से 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा होगा। और वो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इतना बड़ा खसारा नहीं देखा। और ये दो खसारे जो हैं, मारिया, ये कहा जाता है कि ये बीमारियों की जड़ है। यानी कि जो माशी बीमारियां हैं, उनकी जो जड़ है वो तजारती खसारा और बजट का खसारा होता है। और इनसे आगे फिर आप समझिए कि 100 किस्म की मजीद बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है इसका ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत तो कहना फ़िलहाल की नाइंसाफ़ी होगी? जी, मेरे ख्याल में फिलहाल नाइंसाफी होगी। एक बात जरूर कही जा सकती है कि महसूस ये किया गया है कि हुकूमत जो है वो फैसला साजी में देर कर रही है। जी, उसका किसी किस्म का फुकदान नजर आता है। अगर ये सोचा गया था कि आईएमएफ के पास जाना है, तो उसमें शायद चंद हफ्तों की देर की गई है। और इसी तरह जो सियासी फैसला साबिक वजीर आजम ने लिया था फरवरी की 28 तारीख में, तारीख को, जिसमें उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया था, उसको वापस लेने में भी देर की गई है। यानी कि अगर साबिक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया था, तो फिर हाजिर वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक सियासी फैसला किया था कि उन सब्सिडी को चंद हफ्तों के लिए कंटिन्यू किया था। हुँ। तो दोनों सियासी फैसले थे, मैं समझता हूँ कि माशी फैसले नहीं। ठीक है। आप डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा, इस वक्त चूँकि हमारे डायलॉग्स भी चल रहे हैं आईएमएफ से, इस एस्पेक्ट के हवाले से लोन भी चाहिए हमें, तो मुश्किलात हैं। लेकिन अगर तो ये शराइत मान ली जाती हैं तमाम, जो कुछ मोस्ट प्रॉबली बढ़ भी सकती हैं, और जो गुज़िश्ता जो शराइत है आईएमएफ की वो भी अगर कंप्लीट ना हुई, तो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि क्या पता ये जो अभी जो चल रहा है डायलॉग आईएमएफ के साथ, इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी हो सकती है? मारिया, ईद की किरण की बात पहले कर लेते हैं। अब देखिए कि अप्रैल की 11 तारीख को, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का, उस दिन स्टेट बैंक के पास तकरीबन 10 अरब डॉलर पड़े। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास कोई 6 या 7 हफ्ते की इंपोर्ट का कवरेज था। यानी कि आप समझिए खजाना तकरीबन खाली था। और उस वक्त जो आलमी मंडियों में सरमायाकार थे, वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान चला है श्रीलंका बनने, यानी कि डिफॉल्ट होने वाला है। और कहा यह जा रहा था कि 80 दिन बाकी हैं, जून की 30 तारीख तक पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर जाएगा। आलमी मंडियों में पाकिस्तान के जो बॉन्ड हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। सरमायाकार, आलमी सरमायाकार उसको बेच रहे थे। पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हो रहा था। फिर मई की 27 तारीख को एक टर्न अराउंड सामने आया है। उसमें फिर स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। आलमी मंडियों में जो सरमायाकार थे, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान बॉन्ड खरीदना शुरू किए। तो एक पैगाम मई की 27 तारीख को बड़ा वाजे सामने आया था कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा, हुँ। या पाकिस्तान ने डिफॉल्ट का जो मुंह है वो मोड़ दिया है।
तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की कि अप्रैल की 11 तारीख को दुनिया भर कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने चला है, और अब ये लग रहा है कि डिफॉल्ट को हमने डॉज कर दिया है। डिफॉल्ट पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं होने चला, और उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि रुपया भी स्ट्रेंथन हो रहा था, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो रही थी। तो ये एक उम्मीद की किरण है कि जो डिफॉल्ट होने चला था अप्रैल की 11 तारीख को, अब लग रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं अवाम के हवाले से। महंगाई का आपने शुरू में जिक्र किया, वो वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मारिया, मेरा तो ख्याल है कि अभी महंगाई और आना बाकी है। देखिए, अभी ये पहली किस्त आई है, ये पहली किस्त आई है पेट्रोल और डीजल की। अभी मैं समझता हूँ कि 30, 35 या 40 रुपए तक शायद पेट्रोल मजीद बढ़ाना पड़ेगा, और डीजल उससे भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो महंगाई तो भी और आएगी, और वो शायद हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें फारूक साहब इजाफा हुआ है, उसको कितना खुशाइन समझते हैं? आपका सवाल पहुंचा नहीं मेरे तक, जरा दोबारा बता दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? वॉल्यूम बहुत कम है, जरा दोबारा दोहराएं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये करूं, जो टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और माली साल के पहले 11 माह के टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 28.4% रहा है, कितना खुशाइन समझते हैं इसको? है 28% इजाफा हमारे रेवेन्यूज में आ जाता है। लेकिन सोचना इसके साथ ये है, ये आधी कहानी है। पूरी कहानी तब बनती है अगर इसके साथ आप इखराजात भी सामने रखें। तो हमने बॉटम लाइन देखनी है कि हमारी आमदन कितनी बड़ी है, जो आपने बताया 28% से बड़ी है, और इखराजात उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, जिसके नतीजे में जो बजट का खसारा है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ा है। फिर आपने ये देखना है कि जो हमारी आमदन बढ़ी है उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स जो है तकरीबन 55% जो है वो इम्पोर्ट्स है। यानी कि जो इम्पोर्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, और उसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान की जो आमदन है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप देखिएगा कि वो आमदन जो हम दिखा रहे हैं इस साल में, वो अगले साल शायद कम हो जाए। जो हम हत्फ रखने चले हैं, वो जो मैं सुन रहा हूँ वो 7.2 खरब रुपए का आमदन का हद जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत का और IMF का शायद एग्रीमेंट हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इस साल का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर तकरीबन 18 से 19% मजीद इजाफा करना होगा अगले साल। ठीक है डॉक्टर साहब, किसी भी मुल्क की अगर इकोनॉमी की बेहतरी की बात की जाए तो उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात की जाए पाकिस्तान की, तो इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, गैर यकीनी देखने को आ रही है। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च का कल्चर शुरू हुआ है, लॉन्ग मार्च हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है महंगाई का या मौशी अदम इस्तेहकाम का? जी, हमारे यहाँ थे महंगाई के पीछे तो शायद ये सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। लेकिन जो गैर यकीनी की फजा है, और फिर उसके नताइज में जो सरमायाकार अपना सरमाया रोक लेते हैं, और उसके नतीजे में फिर हमारी GDP की ग्रोथ की जो शरह है वो सुस्त हो जाती है। जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। उसकी रफ्तार जब सुस्त होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो उसके साथ साथ आप देखिए कि बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी में IMF की पढ़ रहा था। उन्होंने कोई 3 दर्जन ममालिक में ये जो लॉन्ग मार्चेस हैं और जो सियासी एहतजाज है उसके हवाले से की है। और उनका कहना यह है कि जो सीरियस पॉलिटिकल एपिसोड वो कहते हैं, यानी कि संगीन सियासी वाकया, जैसा हमने मई की 25 तारीख को लॉन्ग मार्च देखा, उसके नतीजे में तकरीबन 1% ऑफ GDP का नुकसान हो सकता है। जिसका मतलब पाकिस्तान के हवाले से होगा कि तकरीबन 800 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है वन सिंगल पॉलिटिकल एपिसोड से। एक लॉन्ग मार्च के नतीजे में आपको 800 अरब रुपया, या आप समझ लीजिए 4 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। और हर खानदान के हवाले से अगर हम निकालें तो एक लॉन्ग मार्च के नतीजे में हर पाकिस्तानी खानदान 20 से 25 हजार रुपए का उसको नुकसान हो सकता है ये सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में। यानी कि
फिर ये कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, जो इस वक्त जो सियासी गैर यकीनी है और इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। सो वी वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फर्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हो, क्योंकि बहुत सारे ममालिक, डॉक्टर साहब आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे या मुझे इस पे अगर मैं गलत हूँ मुझे क्लियर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आपकी IMF से अगर उनके डिसिप्लिन में आप सही प्रॉपर तरीके से जाते हैं तो वो भी फिर दोस्त ममालिक भी हमें लोन दे रहे होंगे। सो फिर ये भी कहीं ना कहीं लिंक्ड हो रहा होगा। जी मारिया, होता ऐसा है कि जितने भी आदमी इदारे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो दूसरे दोस्त ममालिक हो, उनका किसी का भी अपना मॉनिटरिंग प्रोग्राम नहीं होता। यही कि वो कहते हैं कि अगर हम आपको पैसे दे दें तो आप उसको कैसे खर्चेंगे और कहाँ खर्चेंगे, वो मॉनिटरिंग प्रोग्राम सिर्फ IMF का होता है। IMF की टीम होती है जो आपकी मईशत के इशारे को मेजर करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है, और ये दे मेक श्योर कि आप जो पैसा लिया है उसको कहीं गलत इस्तेमाल ना कर रहे हो। तो बाकी ममालिक जो हैं जिनके पास अपना कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम नहीं है, जब कोई मुल्क IMF के मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत चला जाता है, उसके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है, तो फिर आसानी हो जाती है और बाकी दोस्त ममालिक जो हैं भी रजामंद हो जाते हैं कि वो जो मदद करना चाहते हैं वो प्रोग्राम के दाखिल होने के बाद करना ज्यादा मुनासिब समझ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर माशरी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और हमारे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौशी लिहाज से गैर यकीनी देखी जा रही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, वो उसका कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा है। अगर उसकी बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उससे जो है वो लिंक्ड है। तो हमें इस वक्त जो पॉलिटिकल जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको बेहतर तरीके से रखना पड़ेगा, उसको एक बेहतर अंदाज में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मौशी एस्पेक्ट से चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 6 दिन की डेडलाइन जो इमरान खान साहब ने दी थी वो तो गुजर चुकी। अब तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रेक के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा था कि 6 दिन के बाद वो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे, लेकिन अभी तक दोबारा से क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है इस हवाले से कोई ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो इस मार्च का ऐलान भी करेंगे। और आज की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च में रुकावटों और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करी, जिसमें इस्तदा की गई है बेसिकली कि हुकूमतों को हुक्म दिया जाए कि शुरका पर किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए और गिरफ्तारियां ना हों और रुकावटें भी ना हों। इसी तमाम मामले बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं सदाकत अली भाई साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं और आवाम भी इंतजार कर रही है, आपके सपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि 6 दिन की डेडलाइन तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की अगली डेट का ऐलान नहीं किया। जी मारिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सबसे पहले तो हम सारे इस मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले मार्च में हुआ, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जो हमारे आइनी हकूक़ की पामाली हुई, जो सिविल राइट्स की पामाली हुई, उस पर मेरा ख्याल है मीडिया ने आवाज़ भी उठाई है। पूरी कौम को ये बताना चाहिए कि हालिया तारीख़ में 3.5 साल में PTI ने भी हुकूमत की है, जिसमें नून लीग का भी मार्च आया, JUI के 2 मार्चेज़ आए, पीपल्स पार्टी भी आई। तो क्या हमने जमहूरी तरीके से उनको हैंडल किया कि नहीं किया? JUI जो हमारी बदतरीन मुखालिफ है, जब उनका धरना था और उनके बारिश हो गई तो इमरान खान साहब ने CDA के चेयरमैन को और कमिश्नर को कहा कि जाके इनके बंदोबस्त करें ताकि सर्दी में हमारे लोग ठिठर ना जाएं, उनको कोई मसला ना हो। उसके मुकाबले में हमारी औरतों, बच्चों, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे माजूरों के ऊपर वो जहरीली गैसें छोड़ी गई जो टेररिस्ट पे छोड़ी जाती हैं। हमें डंडे मारे गए, हमारे रास्ते रोके गए, हमें अपने आईनी कानूनी हक से रोका गया। तो सबसे पहले जितनी जमहूरी ताकतें हैं या जितने रियासत के पिलर्स हैं, उनको ये एडमिट करना पड़ेगा कि PTI के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी, बड़ी ज़्यादती हुई कि हमें कोर्ट ने कहा कि इनको आने दिया जाए लेकिन हमें नहीं आने दिया गया। पहली बात ये, और हम बिल्कुल ये हक नहीं छोड़ेंगे एक एक पुलिस वाले और एक एक उस जिम्मेदार के खिलाफ
कानूनी हम कार्रवाई करेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। और आज मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह पे एक पर्चा हो गया है और बाकी जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने हमें मारा है, हम एक एक की शक्लें भी जानते हैं, उनके हमने रैंक भी देखे हुए हैं और इंशाअल्लाह अदालतों से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आपके सवाल का हिस्सा मारिया कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हों। क्या पीटीआई भी दीगर जमातों की तरह अपना एक मिलिटेंट विंग पाल ले, या मेरी तरह के प्रोफेसर्स या बाकी जो टीचर्स हैं या कोई लॉयर्स हैं या कोई दीगर जो आपके वाइट कॉलर जो लोग जॉब्स करते हैं वो लोग सियासत में आएँ, या हम भी गुल्लू बाट पकड़ लें, बदमाशों को हायर करें और इसी तरह जिस तरह बदमाशियाँ होती हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट की गाड़ियाँ तोड़ी गई, हमारी ख़वातीन को घसीट के गुल्लू भट्टों के ज़रिए उनके साथ बदतमीज़ी की गई, हमारे घरों के अंदर पुलिस ने चारदीवारी पमाल की। तो क्या हमें मुकाबला करना है या हमें आइन और कानून के अंदर रह के अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज करना है? इसका हम फैसला कर रहे हैं और वो फैसला हमें पूरा एतबार यकीन है। हम बसद एहतराम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे आइनी जमहूरी हक को सपोर्ट किया जाए और हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो जो रियासती मशीनरी है उसका सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। हम कोई दहशतगर्द, हम कोई बदमाश, भाई साहब आपने बात की कि हम इस रुकावटें मुल्क के थी, पुरअमन गिरफ्तारियां से थी, आपने बात की गिरफ्तारियां थी, रुकावटें थी और बहुत बुरा सलूक भी किया गया। प्रोवाइडेड दैट इमरान खान साहब फिर भी इस्लामाबाद पहुंच गए थे, एटलीस्ट यहाँ पर डी टॉक नहीं H9 ही पहुंच जाते और कुछ कारकुनों से थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते, क्योंकि कारकुनान कब से वेट कर रहे थे। उन्होंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसू गैस खाई है, लेकिन इमरान खान साहब पहुंचे, ऐलान किया कि यू टर्न लिया और वापस घर। मारिया, जो कारकुनों ने गैस खाई है ना, उनके फ्रंट पे हम MNAs ने भी गैस खाई है। मेरी गाड़ी भी तोड़ी है पुलिस वालों ने, मेरी और खुर्रम नवाज की। हमें गाड़ी के अंदर उन्होंने शेल मारा है, मेरे 7 लड़के ज़ख्मी हुए हैं। हम 4 दफ़ा तो कम से कम डी चौक में हमारे ऊपर ये जो गैस हुई है, इसके बावजूद हम खड़े रहे। इमरान खान साहब ने जब देखा कि अब इन्होंने फ़ौज को भी बुला लिया है और जो रेंजर्स हैं वो भी टीयर गैस फेंक रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये हद से ज़्यादा अब मामलात ख़राब हो रहे हैं और हमें अल्टीमेटली हम एक पुरअमन जमात हैं, तो लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए और खून खराबा बचाने के लिए इमरान खान साहब ने उस वक़्त सियासी तौर पे एक स्टेप बैक किया। आपने पीछे हटे, पिछले कदम पे गए, लेकिन हमें हमारे लोगों को और पाकिस्तान को बदअमनी से बचाया। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा गिला लेके हम लेके जा रहे हैं कि मीडिया को जिस तरह की आवाज़ उठानी चाहिए थी जुल्म और बर्बरियत पे, उस तरह की आवाज़ हमें नज़र नहीं आई और इसको रूटीन में हमें दहशतगर्द और फसादिया और ये कुछ कहा गया। हालांकि शायद पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा पुरअमन जमात हमारी इसलिए है कि हम औरतें लेके आते हैं, हमारे यहाँ आपकी उम्र की लड़कियां आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, मजदूर आते हैं, और आप देखते हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत को बदला है। तो आज हमें बदल के आप चाहते हैं कि वापस गुल्लू भट्टों की तरह सियासत करें, तो ये बड़ा ही यानी एक आपके लिए अलमिया क्या होता है, एक फिक्र की बात होगी कि हमें आप और रियासत और बाकी इदारे हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जो रिफॉर्म लेके आए थे हम वापस बैकवर्ड जाए। भाई साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमें के लिए आज़ादी दी जाएगी, अगर नहीं देते तो फिर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई उसका कोई रास्ता पॉलिटिकल निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा इंशाल्लाह एक तो पुरअमन होगा, दूसरा आइन और कानून के हदूद में होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं। ये जो आपने इकट्ठे किए हैं बानमती का कुंभा, ये पाकिस्तान के क्रिमिनल्स हैं, ये पाकिस्तान लूटने वाले हैं, यहाँ पे कत्ल के लोग मुल्जिमान बैठे हुए। अब भाई साहब, नून लीग ये फरमा रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब पेशावर इसलिए बैठे ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी के डर से वो पेशावर बैठे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जबर के मुकाबले में मजलूम के साथ होती है और ये उनका काम है। और दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ कोई पावरफुल इदारा अगर अपनी पावर को मिसयूज़ करता है तो वो मेरे राइट का प्रोटेक्टर है, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का सहारे का बिल्कुल मुझे ताना मुझे कबूल है, एक बात। दूसरी बात ये, बिल्कुल इमरान खान साहब को ये पता है कि जो राना सनाउल्लाह यहाँ पे बैठ के जो बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान की ज़िंदगी भी बहुत कीमती है और इमरान खान इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। ये उनका फ़ैसला है
कि इमरान खान तो पेशावर बैठे हैं, अगर यहाँ इस्लामाबाद से पेशावर बैठना कोई बेइज्जती की बात है तो फिर तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कि आपका लीडर तो जो शेर कहता है वो तो लंदन बैठा हुआ है 2 सालों से, वो किससे डर रहा है? तो इस तरह की बात ना करें। इमरान खान पेशावर में और इस्लामाबाद आ रहे हैं और नवाज शरीफ यहाँ से लाहौर से 8 हफ्तों की छुट्टी लेके लंदन गए और वहाँ से गायब भी हो गए। तो डरता कौन है सबको पता है और दलेर कौन है सबको पता है। और ये मारिया मैदान लगने वाला है, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन पाकिस्तानी हक के लिए और पाकिस्तानियों के हक के लिए लड़ता है और कौन यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। इस्तीफों के मामले पर जाते हैं भाई साहब। इस्तीफों के मामले पर कंफ्यूजन है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस भी जा सकती है। मशरूत वापसी का इंदिया दिया है फवाद चौधरी साहब ने और ये भी कहा है कि हुकूमत अगर इलेक्शन की तारीख देगी तो इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क के लिए बैठने के लिए भी तैयार है और बाकी जो इस्लाहात है उस हवाले से भी जो है वो बैठने के लिए तैयार है। अच्छा मारिया, ये 2 अलग अलग बातें हैं। क्या हम अपने इस्तीफे वापस लेंगे? नहीं लेंगे। क्या हमारी डिमांड क्या है इस्तीफे देने की कि असेंबलियां तोड़ के नया इलेक्शन कराया जाए? अगर नया इलेक्शन का ऐलान होता है तो हमारे इस्तीफों का मकसद पूरा हो गया। हम जाके कानून साजी के लिए और अगर कोई 2/3 मेजॉरिटी से भी कानून बदलना है तो उसके लिए हम बिल्कुल मशरूत उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहली शर्त क्या है कि असेंबली की डिसोल्यूशन और नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए तो फिर हम करेंगे। अदरवाइज ये आपका ख्याल है कि हम 150 लोग इस्तीफा देके तो दोबारा जाके बैठ जाएंगे, हमें कोई मराहत चाहिए या हमें कोई इस तरह की इंपोर्टेड गवर्नमेंट की कोई हमने उसकी सपोर्ट करनी है, तो नो वे। हाँ, हमारी बात माने और आपने ये जो चोरों का इकट्ठ किया इसको हटा के अगले इलेक्शन का ऐलान करें तो हमारी तरह से पार्लियामेंट में हर तावन करने के लिए तैयार है। आप परवेज राजा परवेज असर साहब आप लोगों को बुलाया है, वो ये कह रहे हैं आए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, आके मिल बैठ के बात करते हैं, लेकिन आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसकी क्या वजह है इस्तीफों के मामले पे स्पेसिफिकली? देखिए, हम तो ना तो इस पार्लियामेंट को हकीकी पार्लियामेंट समझते हैं, ना जो अपोजिशन राजा रियाज साहब को उन्होंने बैठाया उनको अपोजिशन समझते हैं, ना जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबर बैठाए उनको हम जायज़ समझते हैं, ना हम राजा परवेज अशरफ साहब को जायज़ स्पीकर समझते हैं। हम समझते हैं कि ये सारा फ्रॉड है, पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी हुई है और ये एक साजिश हुई है। लिहाजा हमारा स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। अब राजा परवेज साहब हमें ख़राब करना चाहते हैं, हम बिल्कुल ख़राब होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो जो मर्ज़ी करें, हमें इसकी कोई हमारे जहन में इस बात की, इस पुकारे की कोई हैसियत नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोग नहीं जाएंगे। अच्छा भाई साहब ये भी कहिएगा, चूँकि आप लोग ये कह रहे हैं कि अभी सिस्टम को ठीक भी करना है, अब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सिस्टम का हिस्सा होना ज़रूरी होता है। अगर आप इस वक्त जो पूरा इस्लाहात के हवाले से, तकर्रुरियों के हवाले से या लेफ़्ट राइट जो भी चीज़ है उसमें सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो सिस्टम को चेंज कैसे करेंगे? मारिया, सिस्टम का हिस्सा हम रहे, हम गवर्नमेंट रहे 3.5 साल, लेकिन वो सिस्टम जिसको अमेरिका के इशारे पे या किसी बैरूनी इशारे पे यहाँ के लोगों को बिठा के अक्सरियत को अकलियत में बदल के अगर किसी सिस्टम में हमें बिठा के हम अपना सियासी जमहूरी अपना जो हमारा है लिबास उसको दागदार नहीं करना चाहते। हम असूलों पे खड़े हैं और असूलों पे पाकिस्तानी कौम हमारी खड़ी है। आपने देखा और आपके टीवी ने दिखाया कि 30-32 हमने जलसे किए। पाकिस्तान की हर कम्युनिटी, हर बरादरी, हर ज़ुबान बोलने वाला, हर सूबे का रहने वाला और हर मकतबा फ़िक्र का आदमी हमारे साथ है। तो हमें क्या परवाह है इन इदारों की और इन चीज़ों की। हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी अवाम हैं और हम आइन और कानून के तहत हर चीज़ को अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिसके साथ है, आइन ये कहता है कि तमाम फैसलों का इख्तियार उनके पास है। तमाम इदारों के एहतराम के साथ अगर ये कोई साजिश के ज़रिए इनके साथ कोई खड़ा है तो वो मैं समझता हूँ अवाम पाकिस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और हम समझते हैं कि अवाम हमारे नज़रिए, हमारी सोच के साथ है और अवाम समझती है कि जो कुछ हुआ है ये नाइंसाफ़ी है, जमहूरियत का मजाक है और इस तरह के चोरों को, करप्ट लोगों को, क्रिमिनल्स को पकड़ के मुल्क में बिठा के ये मुल्क की बदनामी है, इज्जत नहीं। भाई साहब, आपकी जमात इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और नहीं मानते हैं उनको, ठीक, और फिर ये भी कह रहे हैं कि असेंबलीज में तहलील की जाए, तो उसके बाद फिर जो इलेक्शंस होंगे उनको आप मानेंगे जो भी रिजल्ट आता है? देखें, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर साहब होते हैं तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। आप देखें कि पंजाब में सरेआम हमारे लोटों के बेस पे हमजा शहबाज वज़ीर आला बने। पहले तो उन लोटों को डिस्क्वालीफाई करने में लेतोलाल से काम लिया गया। अब वो जो 5 बंदे हमारे लोटे निकले हैं रिजर्व सीटों वाले, उनकी जगह 5 बंदों का नोटिफाई करना है।
इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं इसलिए नहीं कर रहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो देखें ना कितनी नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हमें, और हमें इलेक्शन कमीशन घास नहीं डाल रहा। तो इलेक्शन कमीशन तो फेयर, ट्रांसपेरेंट और उनको तो गैर जानिबदार होना चाहिए। हमें उन पर बड़ा एतराज़ है और हमारी पार्टी ओपनली कहती है हम इनको जानिबदार समझते हैं। अभी जो उन्होंने 2 मेंबर्स लगाए, आप सोचें शहबाज शरीफ साहब ने और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना है, उन्होंने मिलकर लगाए। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जो सिर्फ नून लीग ने लगाएं, वो हमें उनको कबूल कर लेना चाहिए? आप आज जो ये इलेक्टोरल रोल्स आए, मेरी पिछली कोई 20 नस्लें एक ही गांव में पैदा हुई रही और मेरा अपना जाति मेरे खानदान का वोट उठा के कहीं और फेंक दिया। ठीक है, इस तरह की अगर वो भाई साहब आपकी तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं से ख्याल मैं समझ रही हूँ कि पाकिस्तान जो भी इलेक्शन इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर सुपरविजन हुए उसको आप नहीं मानेंगे, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नहीं की तो कानूनी के लिए ऑब्वियसली आपको फिर बैठना पड़ेगा हुकूमत के साथ। तो फिर अगर आप वहां पर भी नहीं बैठेंगे फिर तो ये बहरान कंटिन्यू रहेगा, फिर इलेक्शन भी नहीं हो सकेंगे और ये प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा। देखें, ये हुकूमत इतनी तगड़ी नहीं है, इस हुकूमत का कोई नहीं, इसके जो बैरूनी हैंडलर्स हैं, हमारा मुकाबला उनसे है। तो ये अगर ये इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए हमारी इनको ज़रूरत है, हम पार्टिसिपेट इनके साथ शरीक होंगे। नया इलेक्शन कमीशन जो सबके लिए गैर जानिबदार हो, उसके लिए हम अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं और वो मेरा ख्याल है हमारी कोई ऐसी ज़िद नहीं है। हम हर आइनी कानूनी सुकम में इनके साथ हैं। ये असेंबली रेजोल्यूशन का टाइम दें और इलेक्शन का ऐलान करें तो हम बिल्कुल खुल के इनको साथ देंगे और फिर इंशाल्लाह इनको आवाम की ताकत के जरिए इनको साफ भी करेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद, उन्होंने टाइम दिया प्रोग्राम को। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की के हवाले से। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की के हवाले से। वज़ीर आज़म ने दौरा तुर्की पर गए और वहाँ पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ ने तुर्क काबीना के अरकान से रस्मी मुलाकातें भी की और उसके बाद वज़ीर आज़म ने रजब तैयब एर्दोगान से वफ़द में शामिल वज़रा से मुलाकात भी की है और उसके साथ साथ जो उनकी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई उसमें भी मुख्तलिफ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर एक इजलास मुनक़्क़िद था जिसमें उन्होंने समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर यह भी कहा है कि ब्रादर मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। उनका बर वक्त दौरा हमारे शानदार ताल्लुकात में नई जहद का सबब भी बनेगा। ये दौरा नाज़रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए और इस वक्त जो पाकिस्तान और टर्की के जो जिस तरह से फ्रेंडशिप है और जिस तरह से उनकी ताल्लुकात हैं उसके लिए एक नई जहद होगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की में मौजूद हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों पर भी जिन पे काम हो रहा है या जिन पर काम करना है उस हवाले से भी बात की गई है। पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बाकार से जो लोग होंगे उससे भी इस्तेफादा हासिल किया जाएगा और उसके साथ साथ तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझेंगे, इस हवाले से बात की गई। और उसके साथ साथ जो बिज़नेस फोरम था उसकी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि बिज़नेस फोरम की तकरीब से मेरे लिए उनसे बात करना मेरे लिए बेसिकली एजाज़ की बात है और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में और जो तुर्की में भाई बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है वो हमें काफ़ी हेल्प आउट कर रही है। उस हवाले से भी पैगाम ये भी कहा गया कि इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर्स मिलकर काम किया जाएगा। और इसी हवाले से नाज़रीन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से गैर मामूली चीज़ें हुई और जो यूरोप में बरामदात के हवाले से भी इसको देखती है उस पर भी बात हुई और पाकिस्तान टर्की के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे भी काफ़ी जो है वो इस्तेफादा हासिल किया जाएगा इन फ्यूचर भी और करंटली भी ऑब्वियसली बहुत सारा काम हो रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि टर्की इस वक्त जिस तरह से
प्रोग्रेस कर रहा है और जिस तरह से चीज़ों को लेकर आगे जा रहा है, वैसे ही हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए किस तरह से उन्होंने अपनी इकॉनमी को तब्दील किया, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को रिवाइव किया, उस हवाले से बात हुई। और कम कीमत में कारोबार से किस तरह से उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है, उस हवाले से बात हुई। शॉर्ट बिजनेस किस तरह से और शॉर्ट टर्म में किस तरह से अच्छे बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं, उस हवाले से बात हुई है। और इसी के साथ साथ इसमें पाकिस्तान में जो है वो जो सस्ती लेबर के हवाले से भी बात हुई है कि उस पर बात की जाएगी। पाकिस्तान को सस्ती बिजली के हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है। तो मुख्तलिफ चीज़ों पर बात हुई है। पाकिस्तान का जो ये दौरा था टर्की का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन, और इसी पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। इससे पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरह से इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी में इस दौरे का पड़ सकता है। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।